नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की जो न्यू एडिशन बुक आई है 2022 की, अभी हाल ही में लगभग 10 दिन पहले लॉन्च हुई है, ये आपके लिए लेकर आए हैं। कोई भी ये बुक लेकर नहीं आया, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है इसके। आपको साथ में पढ़ाया जाएगा और साथ में इसका पीडीएफ भी दिया जाएगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा इसका। और अभी ये मुश्किल से 10 दिन पहले ये बुक लॉन्च हुई है। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है। हालांकि 2021 वाला जो कवर कर रहे हैं वो भी आपके प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेनिफिट देगा, तो उसे आप लोग कवर करते रहिएगा, साथ में इसे भी कवर कर दिएगा। पहले प्रैक्टिस सेट से शुरुआत करते हैं। देखिए हाल ही पहले प्रैक्टिस सेट में थोड़ा ट्रिक लग गया, लेकिन उस बात पर ध्यान नहीं दीजिएगा, पूरा नहीं लगा, कुछ क्वेश्चन में लग गए हैं, तो उस बात पर ध्यान नहीं दीजिएगा। और शुरुआत करते हैं इसके साथ। एक दिन में हम 3 सेट कवर कराएंगे, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, इसलिए एक दिन में हम 3 सेट कवर कराएंगे। तो साथ में आप लोग 2021 वाला भी सेट कवर कराया जाएगा, तो दोनों को साथ में आप लोग देखते चलिएगा। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दिया है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो आपके राजगीर में स्थित है, बिहार के राजगीर में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कुल है आपके 400 मीटर, इसकी कुल ऊंचाई है 400 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अब कब बनाई थी? रत्नागिरी पहाड़ी पर वर्ष 1978 में गौतम बुद्ध की 26वीं जयंती पर यह अवसर पर यह बनाई गई थी। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता। और यह आपका देखिए उत्तर में कितना दूर फैला हुआ है, आपके उत्तर से दक्षिण में 1100 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और पूर्व से पश्चिम तक देखा जाए तो यह 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन शब्द है, क्वेश्चन है आपका, आर्य शब्द इंगित करता है? तो आर्य शब्द आपको पता है, यह श्रेष्ठ को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आर्य शब्द आपको श्रेष्ठ को इंगित करता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका, प्रभासगिरी जिसका तीर्थ स्थल है वह कौन है? तो जैन धर्म का तीर्थ स्थल है प्रभासगिरी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, जैन धर्म का स्थल है प्रभासगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी क्या थी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका राजगीर थी बिंबिसार के समय मगध की राजधानी। और अजातशत्रु की बात किया जाए तो उसके समय आपकी भी राजगिरी थी। और पाटलिपुत्र की देखा जाए, ये पाटलिपुत्र अगर इस पर बात किया जाए तो यह उदयन के समय इसकी राजधानी थी। उसके बाद जो शिशुनाग वंश आता है तो उसकी राजधानी आपकी वैशाली हो जाती है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं। उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। सही जवाब हो जाएगा आपका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। आगे देखते हैं। और इसका स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? आप लोग कमेंट में बताइएगा। और ये 1886 में उसमें विलय हो गया था। और इसके संस्थापक कौन थे आपके? सुरेंद्रनाथ और आनंद मोहन बोस, दोनों लोग मिलकर इसकी स्थापना किए थे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में माना जाता है? तो यह आपके लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। और देखते हैं इन्होंने क्या, कौन सी पुस्तक लिखी थी? स्वराज, इन्होंने नारा दिया था, प्रसिद्ध नारा दिया था आपका, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन्होंने नारा दिया था। इन्होंने बुक भी लिखी थी, जैसे हो गया गीता रस हो गई, वेदों में आर्कटिक होम लिखा था आपका, और केसरी नामक अखबार मराठी में इन्होंने प्रस्तुत किया था। और मराठा अखबार जो है इंग्लिश में था, ये भी इसके संपादक यही थे। आगे देखते हैं। सन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी आपकी अध्यक्षता? आपके अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसकी अध्यक्षता आपके अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसे खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? किसने त्याग दी थी? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हकीम अजमल खान ने। हकीम अमजद खान ने यह स्वीकार त्याग गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, हकीम अमजद खान। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्धा में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, वर्धा में। 10वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखते हैं। दिया गया क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट है? तो जो कोलकाता है ये आपके कर्क रेखा के निकट है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
आपका दिल्ली हो गया, जोधपुर हो गया, कोलकाता हो गया, नागपुर हो गया, सभी सभी आपके कर्क रेखा के निकट हैं। और अब कर्क रेखा के बारे में जान लेते हैं। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपका 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। और जो पूछा जाता है क्वेश्चन, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला कर्क रेखा के सबसे निकट भारतीय शहर है, अगर शहर के बारे में पूछा जाए तो। ये आपका 11वां क्वेश्चन था। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय IST एवं ग्रीनविच मानक समय GMT में अंतर पाया जाता है। कितने देर का अंतर पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है 12 नंबर क्वेश्चन का। अब देखते हैं भारत का पूर्वी देशांतर जो है 82.82 पूर्वी देशांतर, जो कि प्रयागराज कहाँ से गुजरती है? नैनी से गुजरती है, जो कि भारत का मानक समय रेखा मानी गई है। अब मानक समय रेखा के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका भी सही जवाब आपका हो जाएगा, आपका 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात से होकर गुजरती है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन श्रेणी जो है वह आपका बृहद हिमालय है। 13वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा राइन नदी के किनारे अवस्थित है? 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है वह राइन नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें सरकारी और निजी कंपनियां जो साथ साथ काम करती हैं वह मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कहलाती हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि आपके PPP मॉडल पर आधारित होती हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर जो कि आधारित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका अपर्याप्त उत्पादन की क्षमता संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो किसने किया था? आपके दादा भाई नौरोजी ने किया था राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 18वें नंबर क्वेश्चन का। और आप लोग दादा भाई नौरोजी के बारे में जानते हैं, इन्हें गोल्डमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और सर्वप्रथम राष्ट्रीय आयकर का आकलन किया था। और अगर पूछा जाता है क्वेश्चन वैज्ञानिक प्रक्रिया से किसने किया था, तो आपके VKRV ने किया था। अगर पूछा जाए वैज्ञानिक प्रक्रिया से किसने किया था, तो VKRV राव ने किया था। अगर वैज्ञानिक की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर वैज्ञानिक प्रक्रिया, देखिए क्वेश्चन दो तरह से पूछा था, अगर वैज्ञानिक प्रक्रिया से पूछा था, एक तो नॉर्मल पूछा जाता है। तो वैज्ञानिक वाला आपके VKRV राव ने किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया गया, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, तो क्या कहलाता है आपका? तो आपका मुद्रास्फीति कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? मुद्रास्फीति, जिसमें मुद्रा का मान गिर जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होता है। आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विपणन जो है वह तृतीय क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए तृतीय क्षेत्र 3 जो दिए गए हैं, जैसे कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो उसमें विनिर्माण हो गया, निर्माण हो गया, गैस हो गया, जल हो गया, विद्युत हो गया, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और तृतीय क्षेत्र की बात किया जाए तो तृतीय क्षेत्र में आपके क्या क्या आते हैं? जैसे आपका व्यापार हो गया, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया,
संचार हो गया, परिवहन हो गया, बैंकिंग जो होते हैं ये भी आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं, बीमा हो गया ये भी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अगर चतुर्थ क्षेत्र की बात की जाए तो उसमें सूचना का अध्ययन हो गया, विश्लेषण हो गया, सूचनाओं को ग्रहण करना हो गया, ये आपके चतुर्थ क्षेत्र में आते हैं। पांचवें क्षेत्र की बात की जाए तो शोधकर्ता जो होते हैं, कोई शोध करते हैं, वैज्ञानिक काम में लगाते हैं, कानूनी सलाह कोई देते हैं, तो आपके चतुर्थ क्षेत्र में आते हैं, तो ये पंचम क्षेत्र में आते हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत की संविधान सभा गठित करने के आधार पर क्या था? तो कौन से आधार पर गठित किया गया था? तो कैबिनेट मिशन आपका 1946 के आधार पर संविधान सभा का गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब हो जाएगा। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर गठित हुआ था। इसमें जब गठित हुआ था तो आपके कितने, आपके जो भारतीय प्रांतों से थे आपके 296 स्थानों से लिए गए थे और 208 सीटों पर इन्होंने जीत दर्ज की थी। मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी इसमें से। तो इस बात को अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? तो भारत का संविधान आपका 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। और इसे बनने में कुल कितने दिन लगे थे? इसे बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका भारतीय संविधान का दर्शन कौन सा नहीं है? साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के संविधान के भाग 3 संबंध किससे है? तो भाग 3 में किसकी बात की गई है आपका? तो इसमें आपके मौलिक अधिकारों की बात की गई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 24 नंबर का मौलिक अधिकारों की बात की गई है। तो पहले आपके मौलिक अधिकार कितने थे? आपके मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तो इसमें आपके जो संपत्ति का अधिकार था उसे निकालकर आपके 300 में रख देगा। तो आपके कितने मौलिक अधिकार अब बचे हैं? आपके 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो कम से कम आपके 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ई सही है। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपके 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, वही आपके राष्ट्रपति के लिए होता है। और अगर राज्यसभा की बात किया जाए तो वहाँ पर 30 वर्ष हो जाएगा। अब देखते हैं शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक आपका वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। अब देखा जाए तो शक्ति का मात्रक वाट होता है, और वोल्ट जो है वो विभवांतर का मात्रक होता है। हर्ट जो है वो आपका आवृत्ति का मात्रक होता है, और ऊर्जा की बात की जाए तो वहाँ पे जूल हो जाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो सही जवाब हो जाएगा विद्युत का उसमें प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा का विद्युत का उसमें प्रभाव पर आधारित है। आगे देखते हैं। हाइड्रोजन को जलाने पर बनेगा, तो सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन है? आपका 28 नंबर क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बन जाता है? आपका पानी प्राप्त होता है। हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो पानी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका सिंदूर क्या है? आपका सिंदूर आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो जो आपका इसमें से बात की जाए तो जो समुद्री घोड़ा होता है तो वह वास्तविक रूप से मछली होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 30वें नंबर क्वेश्चन का। यहाँ से आपके मैथ की शुरुआत होती है। हमें बहुत ज़्यादा खेद है कि हम आपको मैथ नहीं पढ़ा पा रहे हैं। पीडीएफ में आपके मैथ साथ साथ मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग उसे देख लीजिएगा। आगे फिर हम हिंदी पर आते हैं। दिया है क्वेश्चन आपका, सम्मुख का विलोम शब्द क्या है? तो सम्मुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आप सही जवाब हो जाएगा आपका सम्मुख का विलोम शब्द आपका विमुख हो जाएगा। विमुख ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा आपका विमुख। अब बात किया जाए प्रमुख का, तो उसका विलोम शब्द आपका गौड़ हो जाएगा। पार्श्व की बात किया जाए तो उसका परोक्ष होता है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। समक्ष का परोक्ष भी उसका भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नम का पर्यायवाची नहीं है, तो नम का पर्यायवाची क्या क्या होता है? गीला होता है नम का पर्यायवाची, तर होता है, भीगा होता है, आर्द्र होता है। तो इसमें भीगा भी है, आर्द्र भी है, गीला भी है, लेकिन आर्द्रा जो है वह आपका नम का पर्यायवाची नहीं होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नम का पर्यायवाची आर्द्रा नहीं। अगला क्वेश्चन है, रिज का विलोम है,
तो ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा? ऋजु का विलोम आपका वक्र होता है। ऋजु रेखा, वक्र रेखा, इस तरह से देख सकते हैं। ऋजु का विलोम आपका वक्र होता है। अगर ऋजु की परिभाषा की बात करें तो सीधा, सहज, सरल, ये सब ऋजु की परिभाषा होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सावन हरे न भादो सूखे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है बताना है आपको। 39 नंबर क्वेश्चन है। तो इस शब्द का सदा एक ही दशा में रहना, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी हमेशा एक ही दशा में रहना। आगे देखते हैं। शुद्ध शब्द छाटिए इसमें, 40 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा अभ्यस्त। आधा अ, आधा भ, य, फिर आधा स, तो इस तरह से अभ्यस्त लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आते हैं फिर जीएस पर हम। क्वेश्चन आपका, प्लांट बेस्ड मीट कंपनी के गुडगार्ड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो ये चुना आपका नीरज चोपड़ा जी को चुना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नीरज चोपड़ा चुना है। ये आपके कंपनी आपका मीट बनाने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेल में बंद कैदियों के लिए जीवाला नामक ऋण योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका महाराष्ट्र ने शुरू की है। आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, आपका महाराष्ट्र में ने शुरू किया। 3 साल तक जो जेल में बंद रहेंगे इन लोगों को सजा, आपका ऋण दिया जाएगा इन लोगों के लिए, इन लोगों को ऋण दिया जाएगा। और इसमें कितना है, शुरुआती चरण में आपके 50,000 का आपका लोन दिया जाएगा और उसमें ब्याज कितना रहेगा? 7% का ब्याज लिया जाएगा। आगे देखते हैं। मधु मुद्ध क्रांति नामक पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? तो सही जवाब है मुद्ध है। देखिएगा, मुद्ध क्रांति नामक पोर्टल ये आपके मधुमक्खी पालन के लिए की गई है और ये किसके द्वारा किया गया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा यह लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन है। भारत के नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 54 नंबर क्वेश्चन है। तो ये आपके कौन बने हैं? आपके सोनाली सिंह बनी है। आपकी 1 फरवरी 2022 को इनकी नियुक्ति हुई है। सोनाली सिंह बनी है, 1 फरवरी 2022 को इनकी नियुक्ति हुई है। बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है? 55 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा चीन के संघाई शहर में यह बना है दुनिया का सबसे लंबा मेट्रो लाइन। और कितना लंबा है? 831 किलोमीटर लंबा। कितना है? 831 किलोमीटर यह आपका लंबा है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, चीन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी है? 56 नंबर क्वेश्चन है। तो यह बनी है आपकी पाकिस्तान की बनी है। क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, कई पेपर में आ चुका, अभी हाल ही में बनी है। तो यह पाकिस्तान की बनी है, लाहौर हाई कोर्ट की है, प्रथम मुस्लिम महिला जज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में दया प्रकाश सिन्हा को किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? 57 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका वरिष्ठ लेखक नाटककार दया प्रकाश सिंह को किसके लिए चुना गया है, सम्मानित किया गया? हिंदी भाषा के लिए। आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, आपका हिंदी भाषा के लिए चुना गया। 57 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है। ये आपके कहाँ, उत्तर प्रदेश के कासगंज के निवासी थे। आईएएस अधिकारी होने के साथ इन्हें हिंदी प्रविष्ट लेखक के लिए ये आपके आईएएस अधिकारी भी थे। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के दौरान विश्व के सबसे बड़े विमान को नष्ट कर दिया गया, उस विमान का नाम क्या था? 58 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा, उस विमान का नाम आपका मारिया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, मारिया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान मिला है? 59 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका केरल को मिला है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, केरल को मिला, प्रथम स्थान चौथी बार प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपके कौन है? आपके नवदीप सिंह गिल हैं इसके लेखक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, नवदीप सिंह गिल। अब इन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में आपके स्वर्ण पदक जीता था भाला फेंक कर, ये तो आपको पता ही है। आगे देखते हैं, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा का साझा करते हैं? तो भारत के आपके 5 राज्य जो हैं वो नेपाल के साथ
सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 5 राज्य हैं आपके। और कौन कौन से हैं इनमें से देख लेते हैं आपके उत्तराखंड है, उत्तराखंड है आपका, यूके, और उसके बाद आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश है, तीसरे स्थान पे आपका बिहार आ जाएगा, बिहार आ जाएगा तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल चौथे स्थान, और 5वें स्थान पर सिक्किम हो जाता है, 5वें स्थान पर सिक्किम हो जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। आपका अफगानिस्तान के साथ बात किया जाए तो अफगानिस्तान के साथ आपका एक सीमा साझा करती है, एक राज्य के साथ सीमा करती है, कौन? जम्मू कश्मीर करता है। पाकिस्तान की बात किया जाए तो उसमें जम्मू है, कश्मीर है, जम्मू कश्मीर आपका पंजाब है, गुजरात है और राजस्थान है। चीन की बात किया जाए तो इससे आपका हिमाचल प्रदेश सटता है, लद्दाख सटता है, सिक्किम सटता है और अरुणाचल प्रदेश सटता है। म्यांमार की देखा जाए तो उससे आपका अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है और नागालैंड सटता है। भूटान की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश है, आपका असम है और सिक्किम है और पश्चिम बंगाल साझा करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तेंगे किस देश की मुद्रा है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका तेंगे आपकी कजाकिस्तान की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, कजाकिस्तान की मुद्रा तेंगे है। अब देखा जाए आपकी अफगानिस्तान की मुद्रा, तो देखिए भारत के पड़ोसी राज्य से ही आपके मुद्रा पूछे जाएंगे क्वेश्चन में। अफगानिस्तान की बात की जाए तो वहाँ का मुद्रा अफगानी है, बांग्लादेश की बात की जाए तो वहाँ की मुद्रा टका है, भूटान देखा जाए तो नगुल्ड्रम है, चीन देखा जाए तो रामबिमसी है आपका, और चीन का देखिए मुद्रा देखा जाए तो युआन भी होता है, लेकिन दोनों क्वेश्चन में आता है। जापान की देखा जाए तो येन हो जाएगा आपका, कजाकिस्तान की जाके देखा जाए तो तेंगे जो दिया गया आपका, लाओस की देखा जाए तो लाओ है, मलेशिया की देखा जाए तो आपके रिंगित है आपका, अब मालदीव देखा जाए तो रुपया बात कर देंगे। इस तरह से आपके पड़ोसी जिसके हो जाते हैं आपके। देश में कुल कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो सही जवाब हो जाएगा भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देखते हैं, राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके हैं, राज्यसभा के लिए आपकी 30 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। और राज्यसभा की अगर बात किया जाए तो आपका एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है, इससे 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? आपका जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, तब से यह मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। और आपकी पहली बार अब 1973 में मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस। देखा जाए तो विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? ओनली वन अर्थ इसकी थीम है, ओनली वन अर्थ। बात को ध्यान रखिएगा, यानी केवल एक ही पृथ्वी विश्व पर्यावरण दिवस की 2022 की थीम है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस यानी इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही पर, लियोन्स में है, लियोन्स में। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, इंटरपोल का मुख्यालय। अब इंटरपोल की बात किया जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इंटरपोल की स्थापना आपकी भारत इंटरपोल में शामिल हुआ था आपका 1949 में। भारत इंटरपोल में शामिल सदस्य बना था 1949 में, भारत वहाँ पर उसका सदस्य बन गया था आपका। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका नाम बदलकर पहले इसका हैली नेशनल पार्क नाम था, आपको पता ही है। उसके बाद जो 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। अब इस समय इसका नाम बदल गया है। आप लोग कमेंट में बताइए तो क्या नाम हो गया इसका, जरूर इस क्वेश्चन का कमेंट मुझे चाहिए तो चाहिए, आप लोग जरूर बताइए इस समय आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्या नाम रखा गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किससे है? तो यक्षगान आपका कहाँ का है? कर्नाटक का लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक पर लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रथम भारतीय जिन्होंने मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, तो कौन थे आपके? क्वेश्चन नंबर 69 है। तो विनोबा भावे प्रथम भारतीय थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विनोबा भावे। कब मिला था इस पुरस्कार की? आपके रेमन मैग्सेसे अवार्ड कब से दिया जाता? 1957 से पुरस्कार दिया जाता और इसे एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कहा जाता है। और यह
आपके फिलीपींस के जो पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे थे उन्हीं की याद में दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल भी बोलते हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल से संबंध में कौन सा गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित की बात किया गया है। 70 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा दिया है? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल संबंध में गलत सुमेलित कीजिए। तो आपके शिक्षा मंत्री जो थे वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ये तो शिक्षा मंत्री थे, ये तो गलत नहीं है, इसमें गलत लगाया गया है। गृह मंत्री आपके थे, कौन थे? गृह मंत्री आपके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। आपके उपराष्ट्रपति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कानून मंत्री BR अम्बेडकर जी थे। रक्षा मंत्री बलदेव जी सिंह थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपके शिक्षा मंत्री थे, तो सही ही है। आपके रेल मंत्री की बात किया जाए तो रेल मंत्री आपके डॉक्टर जान मथाई थे, ये भी सही है आपका। तो इसमें से गलत कौन सा है देखा जाए? चौथा ऑप्शन देखा जाए आपके, चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है इसमें, देखते हैं क्या दिया गया है। चौथा रक्षा मंत्री जगजीवन राम, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि रक्षा मंत्री जगजीवन राम नहीं, रक्षा मंत्री आपके कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे आपके रक्षा मंत्री। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। गद्यांश दिया गया, इसे पढ़ करके आंसर देना है आपको। दिया गया है, हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीला सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ हैं, लेकिन ये तीनों वास्तव में न भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त हैं, न अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज़्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक तरफ से और हर समय पूरी तौर पर भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना ही है कि ये जानते नहीं, और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है वह राज्य का ही हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक के विरुद्ध करता है। जान ले तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम संसार को नहीं रह गए और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है, जो अपनी शक्ल भीड़ के पर नहीं दे सकते। अगर किसी को यह शक्ल दिखाई दे तो उसे मालूम होता है कि अब वह भीड़ को पहचानता है, वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जा रही है। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहराई भाषाई संबंध रखता है। यह मुक्त कर देने वाला अनुभव बनाता है, जिसका विपर्याय भी यही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर है 71 नंबर क्वेश्चन आप पीछा दिया गया क्वेश्चन आपका उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका भीड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है भीड़ में कवि। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। भीड़ में फंसे कवि की बात किया गया ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है? तो भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है? भीड़ में अपनी शक्ल को देखना भीड़ से मुक्ति का उपाय है आपका। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। भीड़ में अपनी शक्ल को देख लेना ही भीड़ से मुक्ति का उपाय है। आगे देखते हैं, भीड़ किसके लिए रुकावट है? तो सही जवाब है आपका मोटर में चलने वालों के लिए रुकावट है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोटर में चलने वालों के लिए रुकावट है। आगे देखते हैं, भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? 74 नंबर क्वेश्चन है। तो भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध किया जाता है। आगे देखते हैं, भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? 75 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब है सत्ताधारी लोगों द्वारा भीड़ का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सत्ताधारी लोगों के द्वारा। 75 नंबर क्वेश्चन हो गया। यहाँ से आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 से आपका एक और गद्यांश शुरू हो जाता है। गद्यांश को एक बार हम पढ़ लेते हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं। थोड़ा बड़ा गद्यांश है, आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़िएगा। दिया गया आपका, वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता से ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसी
शस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश में पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्र बनने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में नष्ट की जा सकेगी। चूंकि ऐसा शस्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के लिए संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। शस्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसके कारण आज इतने उन्नत शस्त्र बन गए हैं जिनका प्रयोग से व्यापक विनाश की आशंका दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में भयंकर आतंक के विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। यह आपका गद्यांश था। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका निशस्त्रीकरण और विश्व की शांति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, निशस्त्रीकरण और विश्व की शांति। आगे देखते हैं, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों बनने की प्रेरणा किसने दी है? 77 नंबर क्वेश्चन है। तो आपके जापान पे जो परमाणु बम गिराया गया था वहां से लोगों ने इसकी शिक्षा ली। ऑप्शन नंबर सी सही है, तब वो आपके सामने आया था। आगे देखते हैं, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? 78 नंबर क्वेश्चन है। जब जापान में भयंकर विनाशकारी एटम बम की अपार शक्ति का अनुभव हुआ था। क्या हो जाएगा आपका? जापान में भयंकर विनाशकारी से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? सही जवाब हो जाएगा, पारंपरिक भय के कारण बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? पारस्परिक जो भय है, यानी एक दूसरे से भय के कारण एक देश दूसरे देश से डर रहा कहीं वो हम पर आक्रमण न कर दे, इस तरह से दोनों देश भयंकर हथियार बना रहे हैं। आगे देखते हैं, आधुनिक युद्ध भयंकर और विनाशकारी होते हैं क्योंकि सही जवाब हो जाएगा आपका 80 नंबर क्वेश्चन है। तो अधिकांश जनता उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? देशों के सही जवाब देखते हैं यहाँ से। सही जवाब हो जाएगा आपका अधिकांश जनता उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन बी सही है। फिर से हमें मैथ के लिए क्यों दिया? इसके आगे देखिए, इसके बाद सभी के सभी मैथ हैं, तो उसके लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग लगा लीजिएगा। देखिए हमारे पास अभी मैथ के लिए कोई सिस्टम है नहीं, तो मैथ के लिए हम क्षमा चाहते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी जो भी फीडबैक होगा हमें प्लीज़ बताइएगा, और चैनल को प्लीज़ शेयर करते रहिए, पूरा वीडियो देखते रहिए। जितना हमारी तरफ से कोशिश हो रहा है आप लोग प्लीज़ सहयोग कीजिए। अब आज इसका आंसर भी देख लेते हैं। अगर हमसे कोई आंसर बताने में त्रुटि हो गई हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। उसके बाद हम नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस सेट 2 भी कुछ ही समय में आ जाएगा। एक दिन में 3 सेट कवर किया जाएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं पेपर के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।